गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम बेसिकली आपसे डिस्कस करेंगे एजिंग, स्टेम सेल और क्लोनिंग। तीन इंपॉर्टेंट एरिया जो आपके सिलेबस में है, हर बार आते ही हैं। तो ये डिस्कस हम पूरे इस लेक्चर में आपसे पूरा डिस्कस करेंगे और लास्ट में आपसे जो पीवाईक्यू आए हैं उसको कैसे लिखना है वो डिस्कस करेंगे। अभी एजिंग से रिलेटेड आपने न्यूज देखी होगा, सैफ अली जारी वाला, जो इससे पहले कांटा लगा में फेमस हुई थी। उनका ग्लूटाथियोन और इस तरह की ड्रग्स का उन्होंने मतलब सही से उसका इस्तेमाल नहीं किया, खाली पेट में उसका इस्तेमाल किया, तो उसमें क्या हुआ कि बीपी शूट कर गया या ड्रॉप जो भी किया हुआ, उसमें उनका डेथ हो गया। तो मतलब क्या है कि प्रेजेंट टाइम में लोग एजिंग से रिलेटेड जो चीजें हैं या दवा है या इन चीजों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो गया है। बोटॉक्स तो इतना ज्यादा इस्तेमाल होना शुरू हो गया है कि उसका कुछ अभी क्लियर है कितना इफेक्टिव है कितना है नहीं है, मगर ये अब कहीं भी आप स्किन क्लिनिक पे जाइए, बोटॉक्स की फैसिलिटी अवेलेबल हो गई है। तो ये सारी चीजें आप ध्यान में देखोगे तो आज के मतलब रिसेंट सिनारियो में लोग अपने एजिंग से रिलेटेड ट्रीटमेंट के लिए बहुत ज्यादा जाने लगे। तो इस लेक्चर में हमारा जो पर्पस है कि क्या फैक्टर होते हैं एजिंग से, क्या वो रुक सकती है या नहीं रुक सकती है, या जो भी उससे रिलेटेड थ्योरी है जो यूपीएससी में क्वेश्चन आए हम उसके बारे में डील करेंगे। हम मेडिकल साइंस का पर्सपेक्टिव नहीं देखेंगे क्योंकि क्या है वो क्या नहीं है वो वहां का अलग एक डिस्कवरी का एंगल है। हमारा मेन फोकस क्या होगा, यूपीएससी में कैसा क्वेश्चन आएगा उसको हम कैसे डील करेंगे। अब अचानक से अगर कोई करंट अफेयर में ग्लूटाथियोन न्यूज में अगर आता है तो आप ये करंट अफेयर में भी आ सकता है, ये किससे रिलेटेड है, क्या काम है इसका। तो ये सब चीजें आपको उसमें थोड़ा सा ध्यान देनी चाहिए और कभी कभी जैसे इस तरह के क्वेश्चन को इंट्रोडक्शन में भी स्टार्ट करने में इन सारे पॉइंट्स को हम देख सकते हैं। तो चलिए आइए सबसे पहले एजिंग को देखते हैं। अब ये जो टॉपिक है एजिंग, इसका एजिंग होता क्या है बेसिकली। जब हम आप जो ये जूलॉजी में पढ़ेंगे तो हम किस चीजों का ध्यान देंगे। अब देखिए, एजिंग इज अ बायोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल एंड सोशल प्रोग्रेस मार्क्ड बाय द प्रोग्रेसिव डिक्लाइन इन फंक्शनल कैपेसिटी, increase disease susceptibility and reduce generational potential। तो इसके टाइप्स कौन कौन से हैं। chronological aging, simply the passage of time in years। biological aging, molecular and cellular deterioration and functional aging, decline in physical and cognitive function। जो हमारा पर्पस है पढ़ने का, बेसिकली हमारा बायोलॉजिकल एजिंग से रिलेशन है ज्यादा पढ़ने का। हम ज्यादा जो ध्यान देंगे हमारा क्या है आज के लेक्चर में, हमारा पर्पस है क्योंकि हम जूलॉजी का सिलेबस कर रहे हैं तो बायोलॉजिकल फंक्शनल एजिंग हमारा लाइन ऑफ डिस्कशन होगा। ये सोशियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल, ये बेसिकली आप जब जीएस में सोसाइटी पढ़ते हैं वहां पे किस तरह से एजिंग से उसका सोसाइटल इम्पैक्ट है। रिटायरमेंट होता है तो वर्थ खत्म होती है, आइसोलेशन में जाते हैं, इंटरनेट के जमाने में उनका किस तरह से वो कोप अप नहीं कर पा रहे, और फ्लैट या अपार्टमेंट बेस्ड लाइफ में उनका जो लिविंग है या उनकी फाइनेंशियल डिपेंडेंसी है, सिंगल है मतलब पार्टनर एजिंग अगर दोनों पार्टनर साथ में है उनका लाइफ क्या है। तो ये मैटर ऑफ डिस्कशन आपको सोसाइटी में सोच के रखना है। यहाँ बायोलॉजी में ये जब आप पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे उतना डिस्कशन हमारे काम का नहीं है। अब जो एजिंग है उससे रिलेटेड थ्योरीज कौन कौन सी है। अब चलिए, पहली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है उसका एक वियर एंड टीयर वाली थ्योरी बोलती है। एजेंट इसमें कहते हैं क्या है, एजिंग रिजल्ट फ्रॉम एक्युमुलेटेड डैमेज ओवर टाइम। जो बॉडी में डैमेज हो रहा है ओवर टाइम में, मतलब आप बचपन से लेके जब 60 ईयर या 70-80 ईयर्स पढ़ते हैं तो बॉडी का धीरे धीरे कुछ ना कुछ डैमेज होता जा रहा है। जैसे जैसे एज प्रोग्रेशन होता है तो वो जो एक्युमुलेशन है वो ज्यादा स्टार्ट हो जाता है। लाइक ओल्ड मशीन, जैसे पुरानी मशीन होती है वो धीरे धीरे क्या होता है, वियर एंड टियर उसमें होता है। एक समय बाद इतना ज्यादा आता है कि उसकी फंक्शनल कैपेसिटी डिट्योर की जाती है तो उसे रिप्लेस ही करना पड़ता है न्यू मशीन से। उसी तरह से ह्यूमन बॉडी है, उसमें भी जो ऑर्गन है, सेल्स हैं, टिश्यू हैं, बोन्स हैं, ये धीरे धीरे वियर एंड टियर का फेस करते हैं और एक स्टेज ऐसा आता है कि जहां पे इनकी कैपेसिटी जो फंक्शनल बायोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल कैपेसिटी है फंक्शन करने की वो कम हो जाती है। तो जस्ट लाइक पावर मशीन डिग्रेड ओवर prolonged use, the body too deteriorates due to the continual wear and tear। तो wear and tear theory कहती है aging is the result of cumulative damage to the tissue and organ
all the time by external factors like toxin, radiation, infection, and internal factors by metabolic byproducts and inflammation. ठीक है, तो इसमें जो कोर assumption है, cell and organs have a limited time span. Repeated stress reduces functional capacity. Internal external damages accumulate, DNA damage to protein and membrane cause malfunction. मतलब बार बार एक्सपोजर किसी चीज को, रेडिएशन ये होगा तो सेल जो है बार बार स्ट्रेस में जाएगी, वो उसका ये डीएनए भी डैमेज हो सकता है, उसका प्रोटीन भी डैमेज हो सकता है, उसका मेम्ब्रेन भी डैमेज हो सकता है. तो एक स्टेज आती है जहां पे बॉडी में जो जैसे जैसे एज प्रोग्रेस करता है वहां डैमेज एस्पेक्ट या कह सकते हैं जो एक हेल्दी सेल से ज्यादा इस तरह की डैमेज सेल की कंडीशन ज्यादा हो सकती है. उसकी जो कैपेसिटी है एनर्जी प्रोडक्शन की, उसकी रिपेयर करने की, उसकी फाइट करने की, वो बेसिकली कम हो जाती है. तो वियर टियर कहने का मतलब ये है कि इन सारी वजह से क्या होता है, उसकी फंक्शनल कैपेसिटी है, जो बायोलॉजिकल फंक्शनल कैपेसिटी है वो कम हो जाती है. बॉडी हैज अ रिपेयर लिमिटेड कैपेसिटी, एजिंग व्हेन डैमेज एक्सीड द रिपेयर. मतलब डैमेज ज्यादा हो रहा है, वो उसकी कैपेसिटी इतनी है ही नहीं कि वो ज्यादा रिपेयर कर सके. ये डायग्राम है. क्यूमुलेटिव डैमेज सेल्स वेयर आउट. तो आपको लिखने का तरीका भी सीखना है. तो ये अब आपको यहाँ पे काजेस बाय डैमेज इस एक साइड में लिखना है, इफेक्ट ऑफ एजिंग ये यहाँ पे दूसरे साइड में लिखते जाना है, कैसे सेल का वियर एंड टियर हो रहा है. तभी दूसरे पॉइंट्स हैं आपको दिखाते हैं. आपको जॉइंट्स में कैसे वियर एंड टियर हो रहा है, कार्टिलेज इरोजन और ऑर्थोआर्थ्राइटिस हो जाता है. स्किन में कोलेजन ब्रेक डाउन होता है तो रिंकल हो जाते हैं. आईज में होता है तो कैटरैक्ट हो जाता है. ब्रेन में होता है तो कॉग्निटिव डिक्लाइन हो जाता है. आपने देखा होगा भूल जाना, ये सारी चीजें होती हैं. हार्ट में आएगा तो हाइपरटेंशन का हो जाता है. किडनी में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट डिक्लाइन हो जाता है एजिंग के साथ. तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, एज के साथ होती हैं, क्योंकि इनमें जो सेल्स हैं या टिश्यू हैं वो वियर एंड टियर का सामना बहुत लंबे समय से कर रहे होते हैं. एक लॉन्ग टाइम से इन चीजों को फेस कर रहे होते हैं, जिसके बाद इनका जो डैमेज स्टार्ट होता है, ये डैमेज स्टार्ट हो जाता है. तो डैमेज स्टार्ट होने से क्या होता है कि इनकी जो कैपेसिटी है, वो जो इनिशियल स्टेज में जिस तरह से फंक्शन कर पा रहे थे वो नहीं हो पाता, और ये जो डैमेज जो पर्सपेक्टिव वो ज्यादा होता है, इनकी कैपेसिटी जो रिपेयर करने की वो कम हो जाती है. तो यही वियर एंड टियर थ्योरी के बारे में बात करता है, क्रिटिसिज्म ऑफ द थ्योरी. क्योंकि एक क्वेश्चन अभी कुछ सालों पहले आया था कि बताइए म्यूटेशन थ्योरी, माइटोकॉन्ड्रियल थ्योरी ऑफ एजिंग, माइटोकॉन्ड्रियल थ्योरी ऑफ एजिंग, और उसके बाद उसमें लिमिटेशन पूछ दिया था. तो कल माइटोकॉन्ड्रिया में पूछा है, कल आपसे वियर एंड टियर के बारे में वियर एंड टियर थ्योरी के बारे में पूछ देगा. तो आपको ये क्वेश्चन, ये पीवाईक्यू, जो लोग ये कहते हैं पीवाईक्यू ना, उनके लिए मैं स्पेशली कहता हूं कि जब आप सिर्फ पीवाईक्यू तैयार करेंगे तो आप इस तरह के क्वेश्चन से आप फंस जाएंगे. अभी तक वियर एंड टियर थ्योरी का क्रिटिसिज्म नहीं पूछा है, उस समय आप फंस जाएंगे. तो आपको होलिस्टिक सिलेबस खत्म करना है. अगर पीवाईक्यू से सब कुछ हल होता ना तो बहुत आसान था कि जियोलॉजी में मार्क्स आना. आपको ये है कि मगर इस पीवाईक्यू करेंगे, हर साल 40-50 नंबर का ऐसा क्वेश्चन आएगा दोनों पेपर में जो आपकी रीढ़ की हड्डी तोड़ देगा, आपको मार्क्स आएगा ही नहीं. ठीक है, अगर आपने पीवाईक्यू से माइटोकॉन्ड्रियल थ्योरी और उसकी लिमिटेशन को तैयार रखा है, दूसरी बार क्वेश्चन वो पूछ देगा वियर एंड टियर थ्योरी और उसका लिमिटेशन पूछ देगा. वियर एंड टियर थ्योरी हो सकता है आपने तैयार की हो, मगर उसका लिमिटेशन आपने नहीं तैयार किया होगा, तो उस समय ये सारी चीजें आपको प्रॉब्लम फंस जाएगी. ये तो वियर एंड टियर थ्योरी. बाकी बायोलॉजिकल क्लॉक क्या होता है एजिंग से रिलेटेड, ये सारी चीजें कुछ भी पूछते हैं, हर साल वो कुछ ना कुछ ऐसा पूछते हैं जिसमें से आपका मार्क्स पूरा खराब करके चले जाएंगे. तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमको किसी टॉपिक को इस तरह से प्रिपेयर करना है कि मैक्सिमम पॉसिबिलिटी जो हो उसमें हमारा मार्क्स आ सके. ऐसा नहीं होना चाहिए आप प्रिपेयर भी कर लिए और मार्क्स भी नहीं आ रहा. ठीक है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रियल थ्योरी पूछा है, बाकी थ्योरी पूछेगा, तब आप क्या करेंगे. ठीक है, तो सिर्फ पीवाईक्यू से अगर आप सोच रहे हैं तो दैट्स नॉट अ गुड आइडिया. इग्नोर जेनेटिक रेगुलेशन ऑफ एजिंग. मतलब ये सिर्फ ये डैमेज, एक्सटर्नल डैमेज की बात कर रही है जो थ्योरी है, तो उसमें ये चीजें नहीं क्लियर हो रहा है कि क्या जेनेटिक्स इसमें इन्वॉल्व होता है एजिंग में या नहीं होता है.
एजिंग इज आल्सो प्रोग्राम, क्योंकि अदर थ्योरी ये कहती है एजिंग भी प्रोग्राम होती है। वहां जीन का फंक्शन है, जो इनिशियल एज में जो जीन एक्टिव होती है, जो बाद में जीन एक्टिव होती है, उसमें डिफरेंट होता है। उसी तरह से टीलोमेरेज जो पार्ट होता है डीएनए का, वो भी धीरे धीरे डिग्रेड होना स्टार्ट होता है, उसका भी रिलेशन हमारा एजिंग से है। ये हम अभी आगे और एम्फसाइज एक्सटर्नल फैक्टर्स, मतलब ये एजिंग में है ज्यादातर जो एम्फेसिस है वो एक्सटर्नल फैक्टर को दे रहे हैं, ना कि इंटरनल बॉडी को ज्यादा। एजिंग अकर्स इवन इन अ प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट, कैनॉट एक्सप्लेन स्पेसिफिक लाइफ स्पैन। माइस एज फास्टर डिस्पाइट few years of the लाइफ स्पैन। मतलब कुछ जो एनिमल्स होंगे इनकी लाइफ स्पैन बहुत कम होगा, कुछ का बहुत ज्यादा होगा, कुछ का बीच का होगा। तो ये थ्योरी, ये जो लाइफ स्पैन बेस्ड जो डिजीज है उनको क्लियरली नहीं बता पाती। Integration with the modern biology, refined wear and tear consists now integrated the free radical theory, internal wear by oxidative stress, mitochondrial cellular aging, energy centers producer wear causing ROS information। मतलब अब जो wear and tear की थ्योरी है, ये अभी तक ज्यादातर जब ये आई थी तो इसने एक्सटर्नल फैक्टर को बताया था, मगर रीसेंट का जो थ्योरीज हैं उसको मॉडर्न थ्योरी से अगर आप इंटर रिलेट कर दीजिए तब आपको पता चलेगा एक्सटर्नल फैक्टर्स के भी डैमेज होते हैं, इंटरनल फैक्टर्स से भी डैमेज होता है बॉडी में। इन दोनों डैमेज को अगर इंटर रिलेट कर देंगे तब आपको मिल जाएगा एजिंग का पूरा प्रोसेस मिल जाएगा। तो क्वेश्चन अगर आपका आता है, राइट डाउन द प्रोसेस ऑफ एजिंग, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ एजिंग, बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ एजिंग, ये सारा जब आपको लिखना होगा तो यही सारे कंसेप्ट लिखने हैं आपको, ठीक है। लास्ट में सारी थ्योरीज को मर के इन्हीं सारी चीजों को लिखना है। ये आपको अलग से नहीं दिया जाएगा, आपको ये अंदर बार बार रिवाइज करेंगे तब आपको पता चल जाएगा। एक वियर एंड टेयर, मतलब सेल की कैपेसिटी का रिपेयर का फंक्शन डैमेज होता है, रीजनरेशन की कैपेसिटी डैमेज होगा। तो उसी तरह से आरओएस का बनना और एनर्जी प्रोडक्शन का से रिलेशन, ये सारी चीजें जब आप आपस में इंटरलेट करेंगे तब जाके आपका आंसर आएगा। अब फ्री रेडिकल ऑफ थ्योरी एजिंग, इसमें क्या कहते हैं कि बाय क्यूमुलेटिव डैमेज टू सेल, फ्री रेडिकल थ्योरी एजिंग इज प्राइमरली ड्रिवन बाय द डैमेज काज्ड बाय द फ्री रेडिकल हाईली रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स जनरेटेड ड्यूरिंग नॉर्मल सेलुलर मेटाबॉलिज्म। अब आप देखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया में जब आप एनर्जी प्रोडक्शन होता है उसमें साथ साथ आरओएस, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज का भी प्रोडक्शन होता है। ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज क्या करता है, सेलुलर डैमेज क्रिएट करता है, चाहे वो डीएनए, प्रोटीन या आपका बायोमेम्ब्रेन्स, इन सबको वो डैमेज क्रिएट करता है। मतलब क्या है, जैसे जैसे सेल एज होगी उसकी जो कैपेसिटी है एनर्जी प्रोडक्शन की उतनी एफिशिएंट नहीं होगी, तो उतनी एफिशिएंट नहीं होगी तो वो आरएस का प्रोडक्शन ज्यादा इस्तेमाल कर देगा। जब ज्यादा इस्तेमाल करेगा तो मोर एक्यूमुलेशन ऑफ डैमेज होगा, मोर एक्यूमुलेशन ऑफ डैमेज होगा तो जल्दी एजिंग आएगा। मतलब सर उसका जो ऑर्गन डैमेज या फंक्शन है, ये सेलुलर सीनेन है, वो अल्टीमेटली एजिंग आएगा। तो आपको क्या कर रहे हैं, ये वाली थ्योरी को इस तरह से ही लिखना है। ये जो अप्रोच है ये आपको समझाने का है, आपको जो एग्जाम में करना है इस तरह से फ्लो चार्ट में एक्सप्लेन करना है, ठीक है। ये थोड़ी कुछ चीजें आप लिख देंगे यहाँ साइड में ही कि जैसे जैसे एज होता है वहां पे माइटोकॉन्ड्रियल कैपेसिटी जो है एनर्जी प्रोडक्शन का, एटीपी प्रोडक्शन का, वो कम हो जाती है। उसके जगह पे क्या करता है, लीकेज ऑफ आरओएस, ये मतलब रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज का ज्यादा हो जाता है। तो इस तरह से क्या होता है, एजिंग ज्यादा होती है। अब क्या है, सोर्सेज ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल इज द मेन इंडोजीनस सोर्स ऑफ द एटीपी प्रोडक्शन। इन्फ्लेमेशन में भी रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज बनता है पैथोजन को क्लीन करके, एक्सटर्नल एक्सपोजर में होता है, पोल्यूशन में होता है, एंड हैवी मेटल के केसेस में भी ये होता है। अब आगे आते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एजिंग वाया फ्री रेडिकल। माइटोकॉन्ड्रियल प्रोड्यूस आरओएस, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज ड्यूरिंग ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ये आपके सिलेबस में। आरओएस अटैक लिपिड, डीएनए एंड प्रोटीन, डैमेज माइक्रोफ्लूइड, ये आपका वही फ्लो चार्ट है, ये थ्योरी के फॉर्म में लिखा है। मगर हम आपको बोलेंगे वो डायग्राम वाला, ये वाला जो है ये ज्यादा बेटर है आपको शो करने के। जो भी आपको ऐड करना है वो सब यहाँ साइड में ऐड करेंगे, ठीक है। उससे ज्यादा आप इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, इतना ही काफी है। ज्यादा होगा तो आप डिटेल में, आपकी इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कौन सा
ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन को भी एक्सप्लेन करके बताने लगेंगे तो भी हो जाएगा। बाकी अभी एक मिनट आपसे बात करते हैं ये वाला। तो बाकी अभी जैसे आपने बहुत से सुना एंटीऑक्सीडेंट के बारे में सुना होगा कि विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट, कुछ लोग एजिंग को रोकने के लिए विटामिन ई की टैबलेट लेने लगते हैं और पता नहीं कौन कौन सा टैबलेट आजकल इस्तेमाल होने लगा है एंटी एजिंग के नाम पे। तो ये सारा पर्पस क्या होता है, ये है क्या, ये इसी रिएक्टिव ऑक्सीजन को स्पीसीज को रोकने के लिए माना जाता है, ज्यादा इस्तेमाल करने होते हैं। मगर अगर सच में एंटीऑक्सीडेंट से सब जवानी हो रहे होते तो ये मतलब बहुत सी ऐसी स्पीसीज हैं जिसमें एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा होता है, उसके बावजूद वो बहुत ज्यादा उनका लाइफ स्पैन नहीं होता। तो ये जो एजिंग है बहुत ही वेल कंट्रोल मैनर में होती है, तो बहुत ही क्लियर मैनर में अभी भी मतलब कोई नहीं कह सकता ये एक रीजन है। अभी क्यूमुलेटिव ऑफ रीजन, डाइवर्स रीजन दिए गए हैं एजिंग से रिलेटेड, मगर फुल कंप्लीट कंसाइज मतलब स्पेसिफिक रीजन नहीं है। तो मल्टीपल रीजन होने के लिए इसका ट्रीटमेंट भी, एग्जैक्ट ट्रीटमेंट ढूंढ पाना भी बहुत मुश्किल काम है। ये अभी चलता रहेगा। तो अब ये देखिए, एविडेंस सपोर्टिंग दिस थ्योरी, ROS increases with the age, multiple link with more ROS in adolescence, antioxidant enzyme decline, ये DNA mutase increases, ये सब आपको थोड़ा सा जो भी लिखना है उसके साइड में एक दो एग्जांपल लिखना है, ये सारे आपको लिखने की जरूरत नहीं है, इतना याद नहीं होगा वहां। Aging role in aging diseases, enzyme beta amyloid trigger oxidative stress in neurons, Parkinson, mitochondrial ROS linked to dopaminergic neuron death। इस तरह से आप अगर देखेंगे तो ये सारे एग्जाम्पल है जहां पे रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज की वजह से डैमेज होता है और ये डिजीज हो जाती है। तो ये तो एक दो एग्जाम्पल अगर आप लिखते हैं इस तरह से तो आपको मार्क्स ज्यादा बेटर मिलते हैं, क्योंकि वहां पे आप अप्लाइड एस्पेक्ट लिख रहे हैं। वहां इसका मतलब ये होता है कि आपने सिर्फ रटा नहीं है, एग्जैक्ट जहां पे इसकी प्रॉब्लम है उससे आपने इसको लिंक किया हुआ है। थेरेपेटिक इम्प्लीकेशन, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन सी और ई आजकल बहुत से लोग इस्तेमाल करना स्टार्ट करती है ताकि हम एजिंग से रोकने के लिए। ये बहुत ज्यादा आजकल जिम में या मतलब गर्ल्स में या इस तरह के लोगों को काफी रिकमेंडेशन चल रहा है। यूट्यूब में भी काफी लोग इस तरह का एंटी एजिंग खाइए, आपका ग्लो होगा, ये सब सारी चीजें। एक्सरसाइज इंड्यूसेस एडेप्टिव ऑक्सीजन रिस्पॉन्सेस, माइटोकॉन्ड्रिया टारगेटिंग ड्रग्स, इंप्रूव माइटोकॉन्ड्रिया डिफेंस। तो ये सारा चीज है इसका रिलेटेड है। अब आते हैं टीलोमियर थ्योरी ऑफ एजिंग। This theory poses that telomerase, the protective cap at the end of the chromosome, shortens। मतलब क्या है, ये जो टीलोमियर है, जैसे जैसे सोमैटिक सेल डिवाइड होती जाती है तो इसका ये जो एंड है और छोटा होता चला जाता है। जैसे जैसे ये छोटा होता है तो ये क्या, एक एंड आएगा जो बहुत छोटा बनेगा, तो इसकी जो कंट्रोल करने या प्रोटेक्शन की कैपेसिटी वो होगा कम हो जाएगी। तो प्रोटेक्शन की कम हो जाएगी तो ये बेसिकली क्या करेगा, एजिंग, उस डीएनए क्या कर रहा है, एजिंग की तरफ चला जाएगा। तो आगे बात करते हैं, देखिए। प्रोटेक्टिव कैप एट द क्रोमोसोम शॉर्टन विद द ईच डिवीजन, व्हेन दे बिकम क्रिटिकली शॉर्ट, सेल इंटरसेनेसेंस अंडरगो एपोप्टोसिस लीडिंग टू एजिंग। टीलोमेरेज आर रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस, ये आपको पता ही है। एंजाइम telomerase, an enzyme that restores telomerase, inactive in stem cell, germ cell and cancer cell, but low in or absent in the somatic cell। मतलब ये जो कम होने की वजह से प्रोडक्शन इसका धीरे धीरे कम हो जाता है। अब अगर कोई क्वेश्चन आ जाए, बायोलॉजिकल क्लॉक फॉर द एजिंग, तो एक्ट एज ए बायोलॉजिकल क्लॉक मतलब क्या है, ये इसका एंड, इससे ये पता चलता है ये कि कब जाके एक एज होगा जहां पे ये कम होता चला जाएगा। तो इस कंसेप्ट में इसको बायोलॉजिकल क्लॉक बोला गया है। Explain limited regeneration capacity in tissue, skin and immune cell, linked to disease like cardiovascular disease and fibrosis and the cancer cell, epigenetic and telomerase activation theories in anti-aging disease। तो ये सारा चीजें आपका इसमें दिया है, आपकी टीलोमेरेज थ्योरी ऑफ एजिंग से रिलेटेड। एक्ट एज ए बायोलॉजिकल क्लॉक एजिंग, ये ध्यान से इस टर्म को देखिएगा, कभी भी यूपीएससी साइड में अटैच करके पूछता है ना, नोट ऑन द बायोलॉजिकल क्लॉक ऑन द एजिंग,
क्योंकि इस तरह का ये टर्मिनोलॉजी, ये एडिशनल जो ऐड करने का इनका आदत है, वो पूरा एक आपका क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करने की कैपेसिटी है वो बड़ा गड़बड़ कर देता है। आपने पूरी तरह से एजिंग तैयार किया होगा, वो शॉर्ट में ऐड कर देंगे व्हाट इज द बायोलॉजिकल क्लॉक, ऐड ए नोट ऑन द बायोलॉजिकल क्लॉक ऑफ एजिंग। अब आप वहीं पे फंस जाएंगे। छोटा से आगे का क्वेश्चन एकदम सिंपल होगा, राइट डाउन द व्हाट इज थ्योरी रिलेटेड या व्हाट इज द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ एजिंग एंड ऐड ए नोट ऑन द बायोलॉजिकल क्लॉक ऑफ एजिंग। तो आपने अगर सही से सिलेबस को कंप्लीट नहीं किया है ना, तो इस तरह के क्वेश्चन में आप फंस जाएंगे। जो ये लोग मतलब बहुत से जो आप लोग ये बोलते रहते हैं ना कि पीवाईक्यू करेंगे उससे हो जाएगा, मतलब आप यही होगा कि 240 और 50 पे आप अटक जाएंगे, क्योंकि उससे ज्यादा मार्क्स नहीं आएगा ना। हर बार कुछ ना कुछ ऐसा वो ऐड करेंगे जो आपके पीवाईक्यू में पहले से कवर नहीं होगा, है ना। और जब वो ऐड करते हैं ना, आपको भी लगता है कि जब आप एग्जाम के बाहर बैठे होते हैं ना, तब तक आपको लगता है कि वो थोड़ा सा पूछा था उससे क्या होगा। एग्जाम हॉल के अंदर में जब इस तरह के पॉइंट्स आते हैं जो आपके माइंड को पहले से नहीं पता होते हैं, तो समस्या क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस गिर जाता है। आप उतनी कैपेसिटी में जितनी एनर्जी से उसको पहले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने वाले थे, उस तरह से उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाते, बात है ना। तो अब आपका कॉन्फिडेंस गिर जाता, तो जो आपका जो चॉइस ऑफ एक्शन है वहां पे उस क्वेश्चन से रिलेटेड वो गड़बड़ हो जाएगा। आप उस तरह से उस क्वेश्चन को सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे। जब वो जो पॉइंट ऐड किया, ऐड ए नोट ऑन बायोलॉजी, वो आपका क्वेश्चन की जो नंबर लाने की कैपेसिटी है उसको गड़बड़ कर देगा। जहां आप 10 में पहले आपको लगता था 6 से 6.5 आ जाएंगे, वहीं वो एक फैक्टर ऐड करने की वजह से आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं करेंगे। आपकी सारी मेहनत जिस टॉपिक को आपने प्रिपेयर करने में पीवाईक्यू में लगाई थी, वो धरी की धरी रह जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने होलिस्टिक उसे कवर नहीं किया था, और ना करने की वजह से क्या होगा, आपको वो क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा। कोई ऐसा क्वेश्चन आपको चूज करना पड़ेगा जो आपको इल प्रिपेयर्ड है, वो उतना ज्यादा प्रिपेयर नहीं है। अल्टीमेटली जो आपकी चॉइस ऑफ डिसीजन की वजह से क्या होगा कि आपका मार्क्स कम हो जाएगा। तो आपको जब पीवाईक्यू आप करते हैं, उसको आपको बहुत ही तरीके से प्रिपेयर करना है। आपको ये देखना है कि कहाँ डाइवर्सिटी ऑफ क्वेश्चंस नहीं बने। पेपर 2 में अगर आप बोलते हैं कि हम पीवाईक्यू से कवर कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। पेपर 2 बहुत ही डायनेमिक है, उसका हर पर्सपेक्टिव इंटर रिलेटेड है। सेल बायोलॉजी पढ़ेंगे तो डेवलपमेंट बायोलॉजी रिलेटेड है, डेवलपमेंट बायोलॉजी पढ़ेंगे तो फिजियोलॉजी रिलेटेड है। और क्वेश्चन की लैंग्वेज धीरे धीरे अब चेंज हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में आपको सिलेबस खत्म करना पड़ेगा। पीवाईक्यू देखना जरूरी है, उससे आपको पता चलता है कि किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से आंसर को अप्रोच करना है, किस तरह से धीरे धीरे अपने आप को कंसाइज करना है। मगर ऐसा नहीं होगा कि आप उससे ही जाके आप पूरा पेपर 2 खत्म कर। पेपर 1 में आपको देखना है कि आपने सपोज करिए आपका पेपर 1 पूरा हो गया, पेपर 2 में कुछ हो गया, तो आपके पास टाइम नहीं बचा है, मेंस पास में है। उस कंडीशन में ये अप्रोच जस्टिफाई करता है कि एटलीस्ट कम से कम वो पीवाईक्यू कर लेते ताकि मेरा कुछ एरिया ऑफ वो कंप्लीट हो जाता है। मगर जो नए स्टूडेंट आए हैं वो सोच रहे हैं कि आप पीवाईक्यू कर लेंगे और उससे हो जाएगा, तो ये अप्रोच गलत है, आपके लिए समस्या हो जाएगी। अगर ऐसा ही होता तो जो लोग बोल रहे हैं ना उनके लिए मार्क्स आने चाहिए थे, आते नहीं है। मगर माइटोकॉन्ड्रियल थ्योरी ऑफ एजिंग, अब ये थ्योरी कहती है एजिंग इज ड्राइवन बाय म्यूटेशन इन द माइटोकॉन्ड्रियल म्यूटेशन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए लीडिंग टू डिफेक्टिव माइटोकॉन्ड्रिया, reduce ATP production, increase production of reactive oxygen species। तो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज वाला और ये माइटोकॉन्ड्रियल थ्योरी ऑफ एजिंग आपस में रिलेटेड टाइप की है, मगर उसमें बाकी फैक्टर्स को भी इंक्लूड किया गया है कि कहां से रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज बनता है। माइटोकॉन्ड्रियल प्रोड्यूस एटीपी वाया ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, प्रोन टू म्यूटेशन ड्यू टू प्रॉक्सिमिटी टू। अब क्या है म्यूटेशन, जहां माइटोकॉन्ड्रियल डीए है, पास में एटीपी बन रहा होता है, यहीं पे आरओएस बन रहा होता है, तो डैमेज करने की कैपेसिटी इसकी ज्यादा है। लैक ऑफ प्रोटेक्टिव हिस्टोन प्रोटीन, लिमिटेड डीएनए मैकेनिज्म। म्यूटेटेड माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए impairs इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, more reactive oxygen species, more mitochondrial DNA damage cycle। इस तरह से पूरा जब माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज होता है तो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज बनेगी, पूरा चेन गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है। एक्सप्लेन एनर्जी डिक्लाइंस इन एजिंग से आप देखेंगे कि जो एजिंग हो जाती है तो उसमें जो
ओल्ड टिश्यूज होते हैं या ओल्ड, इसमें एनर्जी उतनी नहीं होती जितना इनिशियल में होती है। आपका रिस्पांस मैकेनिज्म आप देखेंगे तो इनिशियल एज में ज्यादा होता है बजाय कि ओल्ड एज में देखेंगे। कनेक्ट्स विद द न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीजेस एंड डायबिटीज एंड मस्कुलर एट्रोफी, बेसिस ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल टारगेटिंग थेरेपी। जो मार्केट ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज से रिलेटेड को डील कर, एजिंग से रिलेट करने के लिए जो थे, जो माइटोकॉन्ड्रियल दवाई आ रही है, ये सारा चीजें नई नई आने लगी हैं, तो ये उस पर्टिकुलर इश्यू को डील करने के लिए है। तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, अब उसके बाद वही एक्यूमुलेटेड डैमेज वाला जो कंसेप्ट है वहां पे ऐड करके आप किस तरह रिड्यूस्ड एटीपी, और ये आप बता सकते हैं किस तरह से रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीन डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम को के फंक्शन को डिस्टर्ब करेगी, डिस्ट्रॉय करेगी, अल्टीमेटली आपका एजिंग होगा। तो यहाँ पे कुछ एडिशनल फैक्ट आप ऐड कर सकते हैं। तो आपको ये सीखना होगा कि कैसे एक दूसरे पॉइंट्स को इंटरलेट करना है। आगे आपने पढ़ा कि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज किस किस चीज को डैमेज करेगी, तो ये चीज आप अलग से लिख सकते हैं यहाँ पे। तो आपका कंप्लीट माइटोकॉन्ड्रियल थ्योरी का कंसेप्ट हो गया। अब आप क्या कहते हैं, ये प्रोग्राम थ्योरी ऑफ जीन क्या है, इसमें कहने का मतलब है कि जीन ही आपस में, जीन खुद ही डिसाइड करती है कि एजिंग कैसे होगा या खुद नहीं होगा। मतलब क्या है, इनिशियल ईयर ऑफ जो आपका एजिंग मतलब लाइफ होती है, सपोज करिए इन्फैंट एज से लेके 20, 20, 25, जैसे जैसे आप आगे जाएंगे तो जीन, बहुत सी जीन आपने देखा होगा साइलेंस हो जाती है किसी टाइम पीरियड में, किसी टाइम पे एक्टिव हो जाती है। तो कंसेप्ट जो आपका मतलब हेट्रोक्रोमेटिन यूक्रोमेटिन वाला जो कंसेप्ट है, जीन साइलेंसिंग का कंसेप्ट है, या जीन एक्सप्रेशन वाले जो कंसेप्ट है सेल बायोलॉजी में, तो उसके हिसाब से कहने का मतलब ये है, इनिशियल ईयर ऑफ जो लाइफ होता है उसमें जीन साइलेंसिंग होती है। वो जीन जो एजिंग को प्रमोट करते हैं वो साइलेंट रहती है। वही जैसे जैसे एज प्रोग्रेस होती है वो जीन एक्टिव हो जाती है। मतलब शुरुआत के जो एज होते हैं वहां पे एजिंग को रोकने वाली जीन एक्टिव होती हैं, और एजिंग को प्रमोट करने वाली जो जीन होंगी वो साइलेंट होंगी। वही जैसे जैसे एज आगे बढ़ती जाएगी तो एजिंग को प्रमोट करने वालों जीन की फंक्शनल एक्टिविटी ज्यादा होगी और उसको रेस्ट्रिक्ट करने वाली जीन की एक्टिविटी कम होगी। तो जीन एक्सप्रेशन जब आप पढ़ते हैं तो आपको अलग से एग्जाम्पल ढूंढने की जरूरत नहीं होती है, इसी तरह के एग्जाम्पल को आपको इंटर रिलेट करना होता है। तो जब आप इंटर रिलेटेड वर्ड में एक सिलेबस को अच्छे तरीके से खत्म करेंगे तो वहां पे जो जीन एक्सप्रेशन में आपको एग्जाम्पल सर्च करने की जरूरत पड़ रही है, यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन को फंक्शन को बताने की जरूरत पड़ रही है, वो आप इजिली एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एजिंग इज नॉट अ रैंडम बट जेनेटिकली प्रोग्राम इनटू द ऑर्गेनिक्स बायोलॉजी अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंटल टाइमलाइन। Certain genes regulate lifespan by controlling cellular and systematic process. अब ये आपको मैं अलग तरीके से बताता हूँ, अभी हमारी बुक में इसको अलग तरीके से दिया होगा, एजिंग प्रमोटिंग जीन्स एंड एजिंग रेस्ट्रिक्टिंग जीन्स या रेगुलेटिंग जीन्स करके है, अभी वहां हम आपको दिखाते हैं। अब यहाँ पे ये बुक में दिया होगा, ये मतलब ये फ्लो चार्ट इस तरह का, ये आप जैसे ये एजिंग आता है इसमें ये जैसे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस और ये सब है, इस तरह के डायग्राम आप बना सकते हैं। ये सीरीज डाउनग्रेडिंग जीन्स, एक्यूमुलेटिंग जीन्स करके आगे भी हम आपको इसको डील करते हैं। अब ये जीन सेनेसिन डाउन रेगुलेटेड जीन व्हेन एक्टिव डिलेइंग द एजिंग प्रोसेस एंड प्रमोट लॉन्जेविटी। ये इनिशियल ईयर जो आपके लाइफ के होते हैं वो ये जीन एक्टिव होती है। जैसे जैसे आप जाएंगे ये जीन साइलेंस हो जाएगी। इसकी एग्जांपल क्या है, सर्टुजिन, क्लोथोजिन, P53। Senescin associated gene led to cellular senescence and decline in tissue function. IGF, PROC1, PRT21 and DAF and FOXO। तो ये है क्या है आपका जो जीन मतलब किस तरह से एजिंग को कंट्रोल करती है, तो ये उससे रिलेटेड है। अब आइए न्यूरो एंडोक्राइन थ्योरी ऑफ एजिंग। आपने अभी जेकेपीएससी में क्वेश्चन आया था कि हाइपोथैलेमस किस तरह से बॉडी के वेरियस फंक्शन को कंट्रोल करता है। उसी तरह से अगर आप जैसे जैसे एज आती है तो हाइपोथैलेमस की जो रिस्पांस सिस्टम होगा वो भी हैम्पर करेगा। तो जैसे जैसे हाइपोथैलेमस का रिस्पांस सिस्टम हैम्पर करेगा तो उससे जो कंट्रोल,
उससे जो अदर जो ट्रॉपिक हार्मोन्स है या जो उसका जो फीडबैक मैकेनिज्म है वो भी डिस्टर्ब होगा। वो जो फीडबैक मैकेनिज्म अगर डिस्टर्ब होगा तो हार्मोन सही टाइम पे सही निकलेगा नहीं, तो क्या होगा, बॉडी का फंक्शन अल्टीमेटली डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये जो डिस्टर्बेंस की वजह से अगर आप देखेंगे तो फिर एजिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो थ्योरी है न्यूरो एंडोक्राइन थ्योरी ऑफ एजिंग है। Aging results from decline of neuroendocrine control, particularly in the hypothalamic pituitary axis, which regulate the crucial for the growth, repair, metabolism, and stress response. With the age, there is a reduced secretion of the growth hormone, thyroid hormone, dehydroepigenetic testosterone, estrogen hormone, and melatonin. ये melatonin का आपसे देखते हैं, अभी आइए बताते हैं आपको। This leads to decreased protein synthesis, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस कम होगी, मेटाबॉलिक रेट कम हो जाएगा, impaired sleep होगा क्योंकि मेलेटिन आपको पता होगा स्लीप से रिलेटेड है, इम्यूनिटी एंड कॉग्निशन एबिलिटी कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो हार्मोन का जो रिस्पॉन्स सिस्टम है, जो न्यूरो इंडोक्राइन स्टिमुलस का बैंड, जैसे साइन स्टिमुलस आपके सिलेबस में है, साइन स्टिमुलस आपके गया तो वो ब्रेन में जाता है, उसको इंटरप्रेट करता है, फिर वो क्या करता है, रेट्रोसेरेब्रल कॉम्प्लेक्स में जाएगा, फिर हाइपोथैलेमस को जाएगा, हाइपोथैलेमस क्या करता है, अदर इंडोक्राइन फंक्शन को एक्टिवेट कर देता है। तो ये जो टाइम पीरियड है इसको इंटरप्रेट करने का पहले बहुत कम होता है, धीरे धीरे इसका टाइम पीरियड बढ़ जाता है, और हाइपोथैलेमस से एड्रेनल मतलब बाकी जो हार्मोनल ग्लैंड्स होती हैं उनका जो एक्टिविटी है वो हैम्पर कर जाती है, हार्मोन का रिलीज की जो टेंडेंसी है वो कम हो जाती है। अल्टीमेटली आपके बॉडी के डिफरेंट फिजियोलॉजिकल फंक्शन इफेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, तो एस्ट्रोजन एंटी एजिंग मेडिसिन बेसिस फॉर हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। तो अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि कोई भी डिजीज मतलब ये एजिंग जो है किसी एक मेडिसिन या एक पर्टिकुलर उससे रिलेट नहीं कर सकती, इसलिए कोई एक ऐसा ट्रीटमेंट जो एजिंग को प्रॉपरली कंट्रोल कर जाए ये अभी तक पॉसिबल नहीं हुआ है ना। हार्मोन डीरेगुलेशन लिंक टू सर्काडियन रिदम डिस्ट्रक्शन एज रिलेटेड इंसोम्निया, क्योंकि हार्मोन डिस्टर्ब होता है तो जिसकी वजह से नींद और ये सब आना थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, immunological theory of aging. Aging is primarily due to the gradual decline of the immune system, making the body more vulnerable to the infection, autoimmune disease and a chronic inflammation. जैसे जैसे एज आपका बढ़ता है तो थाइमस हो गया, मेमोरी सेल्स हो गए या किलर सेल्स हो गए, न्यूट्रोफिल्स, ये सारों का जो कैपेसिटी है, इनका जो फंक्शन करने की एबिलिटी है वो कम कर जाती है। जब वो कम हो जाएगी तो आपको जो इन्फ्लेमेशन है या पैथोलॉजिकल एजेंट से जो आपका प्रोटेक्शन है वो कम हो जाएगा। जब ये कम हो जाएगा तो इन्फेक्शन की ससेप्टिबिलिटी, डैमेज की ससेप्टिबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। तो इसकी वजह से क्या होगा, और तेजी से एजिंग आना स्टार्ट होगा। Explain the increased infection risk, flu, COVID, autoimmunity, cancer in elderly. Intervention include vaccine for elderly, immunomodulator, anti-inflammatory diet sampling. ये सारी चीजें हैं, ये इस तरह के ट्रीटमेंट की बात होती है। अब आगे आते हैं, व्हाट इज क्लोनिंग। अब इसका पहले आप क्वेश्चन देखना चाहेंगे इससे रिलेटेड, इससे पहले रिलेटेड क्वेश्चन ही हम देख लेते हैं पहले एजिंग से रिलेटेड। अब क्वेश्चन आया है, राइट नोट ऑन द एजिंग and explain the process of cellular aging, enumerate the factor for the cell senescence and cell death, give evidence in the favor of mitochondrial theory and what is its limitation, describe the aging process, explain the physiological basis of the aging. अब ये ध्यान से देने की बात है कि सेलुलर एजिंग एक जगह पूछा है, फिजियोलॉजिकल एजिंग एक बार पूछा है। जो लोग सिर्फ पीवाईक्यू करते रहते हैं वो प्रॉब्लम क्या है कि हर साल अगर आप ध्यान से देखेंगे, कभी फैक्टर पूछा है, कभी माइटोकॉन्ड्रियल थ्योरी पूछा है, कभी शॉर्ट नोट पूछा है, सेलुलर पूछा है, कभी फिजियोलॉजिकल पूछा है। तो आप अगर सही से प्रिपेयर नहीं करेंगे होलिस्टिक वे में तो अब समस्या क्या होगा कि आप वहां पे अभी आपको बहुत आसान लग रहा है कि ये फिजियोलॉजिकल टर्म लिखा है और यहाँ सेलुलर। एग्जाम हॉल में जब इस तरह का वर्ड आता है ना, आपका दिमाग वहां पे काम नहीं करता और आप ये समझ नहीं पाते कि लिखना क्या है वहां पे। अगर आपने सपोज करिए 2009 में ये आपने देखा कि सेलुलर एजिंग के बारे में पूछा है
यहाँ पे फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ एजिंग के प्रूव किया। तो आप इनको बहुत आसानी से इंटरप्रेट कर पाएंगे एग्जाम हॉल पे, वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको बहुत ध्यान से पढ़नी है। तो सेलुलर एजिंग का मतलब है कि सेलुलर लेवल पे किस तरह से डैमेज हो रहा है। जैसे आपने माइटोकॉन्ड्रियल थ्योरी पढ़ी या फ्री रेडिकल थ्योरी पढ़ी, ये सारा चीजें आपको यहाँ लिखना है। और फिजियोलॉजिकल का मतलब है कि किस तरह से माइटोकॉन्ड्रियल थ्योरी, न्यूरो इंडोक्राइन थ्योरी एंड वियर एंड टियर वाला जो कंसेप्ट है आपको वहां पे लिखना है। किस तरह से फिजियोलॉजी डिस्टर्ब हो रही है, आपको ये वाले लॉजिक पे ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, तो आप क्या है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि किस टर्मिनोलॉजी में बात हो रही है ना। अब आते हैं क्वेश्चन किस तरह से हमने दिया। एजिंग इज अ, ये आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में आप लिखेंगे 50-60, ये आप लिखेंगे कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन दिखाएं, ये थोड़ा सा डाटा बुक में दिया होगा, आप थोड़ा सा नोट डाउन कर लेंगे। फिर आएगा आपका एजिंग, सोमेटिक डैमेज, जेनेटिक प्रोग्रामिंग, ये बाकी थ्योरीज होती हैं कि कैसे कैसे होता है, डिपेंड। ये सारा स्ट्रक्चर मैं आपको दे रहा हूँ आंसर में कि कैसे लिखना है। इंट्रोडक्शन आपका हुआ छोटा सा, ये आपका हुआ क्या कहते हैं, किस तरह से एजिंग हो रही, ये छोटे से पार्ट में हो गया। उसके बाद आपका फ्लो चार्ट बनेगा, ये ब्लॉक डायग्राम टाइप का, जिसमें आप दिखाएंगे किस तरह से इसका प्रोसेस होता है बेसिकली फ्लो चार्ट के फॉर्म में। इसमें ज्यादा स्पेस आपका जाएगा नहीं। अगर आपसे नहीं पूछता है थ्योरी तब भी आपको लिखना है, अगर आपको पूछ देता है तब भी लिखना है, क्योंकि प्रोसेस तो इसी से आप एक्सप्लेन करेंगे ना। अगर आप एजिंग का प्रोसेस आप बताएं, चाहे सेलुलर प्रोसेस बताएं, चाहे फिजियोलॉजिकल बताएंगे तो इन्हीं के थ्रू बताएंगे, है ना। तो आपको इस तरह से प्रिपेयर करना है आंसर कि 10 नंबर में भी लिख सकें, 15 में भी लिख सकें और 20 नंबर में लिख सकें। जब इस तरह का स्ट्रक्चर आपका बना होता है तो 10 नंबर में बस थोड़ा थोड़ा सा लिखते हैं, और जब 15 में होता है तो इन चीजों को एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे हमने पहले आपको माइटोकॉन्ड्रियल थ्योरी में बताया, वो सब में डायग्राम बना बना के आप चले जाएंगे, वो आपका उस तरह से एक्सप्लेनेशन होगा। और जब आपसे 10 नंबर में पूछेगा तो बस बेसिकली आप जहां से लिख के आएंगे टेलोमेरेज, तो एक ईच साइकिल से कम हो जाता है, ये इसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, अल्टीमेटली रिपेयर और इन सब की कैपेसिटी कम होगी और सेल सेनेसेंस की तरफ चला जाएगा। फ्री रेडिकल यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे आप और दिखाएंगे आरओएस किस तरह से क्या क्या डैमेज करता है, ये आपका बता देंगे। माइटोकॉन्ड्रियल थ्योरी, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया का डायमो एटीपी और इधर दूसरा आरओएस बनेगा, और आरओएस किस तरह से डैमेज करेगा माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को अलोंग विद माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, और किस लीकेज होगा इसका तो और क्या क्या डैमेज करेगा। वियर एंड टियर का एग्जांपल देके आप बताएंगे किस तरह से आई और कैटरेक्ट या ज्वाइंट वाला इश्यू बता के आप बताएंगे किस तरह से डीजनरेशन होता है। इन सब के साथ किसी न किसी एक डिजीज का नाम लेना है, चाहे पार्किंसन हो चाहे किसी और डिजीज का, वहां पे एक एग्जांपल देना है कि किस तरह से फ्री रेडिकल और ये सारे डैमेज के क्रिएट करते हैं जिससे एजिंग होती है। अब आते हैं वियर एंड टियर, ये आपको तब बताना है जब 15 से 20 नंबर में क्वेश्चन पड़ेगा, तब आपको यहाँ पे फ्लो चार्ट के फॉर्म में ही बताना है। आप बड़े बड़े पैराग्राफ लिखने का कोशिश करेंगे नहीं होगा। फ्री रेडिकल बनाना है तो माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम बनाया, इधर एटीपी प्रोडक्शन दिखाया, यहाँ पे आरओएस दिखाया, आरओएस आपने दिखाया तो बताया कौन कौन सा डैमेज होता है। डैमेज होता है अल्टीमेटली सेल एजिंग, मतलब इतना ही आपको इसी तरह से लिखना है। अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं फ्री रेडिकल कौन कौन से होते हैं, कैसे बनते हैं, पूरा प्रोसीजर ना या 15 में लिख पाएंगे ना 20 पाएंगे, वैसा नहीं होगा। आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए कि जिस लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछा है, अब सेलुलर में पूछा है तो उसको आपको सेलुलर में बिल्ड करना पड़ेगा कि कैसे सेलुलर लेवल पे माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए डैमेज होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो परमिबिलिटी का कांसेप्ट है वो डैमेज होगा, वो बाकी जो हार्मोन है सेलुलर, मतलब वो सारे आपको लिखने हैं। ठीक है, जब फिजियोलॉजी की बात आएगी तो अल्टीमेटली आपको किस तरह से फिजियोलॉजिकल रिस्पांस गड़बड़ होगा, ठीक है, न्यूरोएंडोक्राइन में किस तरह से हाइपोथैलेमस गड़बड़ होगा, किस तरह से आपका हार्मोन का रिलीज गड़बड़ होगा, कौन कौन, ये सारी चीजें आपको वहां पे लिखनी है। लिमिटेशन, माइटोकॉन्ड्रियल थ्योरी पूरी वो आपको बता दिया था मैंने, यहाँ पे आपको इसमें माइटोकॉन्ड्रिया की लिमिटेशन बताया। सम स्पीसीज लाइक प्रोड्यूस हाई ऑक्सीजन रिएक्टिव स्पीसीज बट स्टिल हैव अ लॉन्ग स्पाइन। ये इसका कोई अभी इस माइटोकॉन्ड्रियल थ्योरी में एक्सप्लेनेशन नहीं है। एंटीऑक्सीडेंट थ्योरी डज नॉट एक्सटेंड लाइफ स्पैन, मतलब ये थ्योरी बोलती है कि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज से एजिंग होती है, तो मतलब क्या है, अगर हम एंटीऑक्सीडेंट डेली लेना शुरू करते हैं तो हम कभी एजिंग मतलब बुढ़े ही नहीं होंगे, मगर ऐसा होता नहीं है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए मे नॉट बी ऑलवेज हार्मफुल, मतलब ये हमेशा होता नहीं एजिंग, ये
एजिंग अकर्स इवन विदाउट मेजर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए डैमेज। न्यूक्लियर माइटोकॉन्ड्रियल कॉस्ट ऑफ, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया जो काम हो रहा था उसमें न्यूक्लियस इन दोनों के बीच में आपस में कन्वर्सेशन होता है, ऐसा नहीं होता कि आइसोलेशन में काम कर रहे होते हैं। अब ये स्टेम सेल का, जब स्टेम सेल हम अभी उसको डील करने जा रहे हैं, उसके बाद हम स्टेम सेल को डील करते हैं, फिर इन क्वेश्चन को डील करेंगे। तो ये आपका एजिंग कंप्लीट हो गया। तो जिस तरह के क्वेश्चन आए हैं, जिस तरह का थ्योरी आया है, तो वो सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर दी गई हैं। इसके बाद हम क्लोनिंग को देखेंगे और उसके बाद हम आपसे डील करेंगे स्टेम सेल। ये दोनों टॉपिक